हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हो रहे हैं और सभी टीचर्स ने दबा बनाया हुआ है। थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट क्या करें, हमारे पास लिमिटेड डेज है। एंड आज मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मैंने ये पक्ष रखा कि सर एक वीक में हेरिडिटी और इवोल्यूशन को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि दिन के 2-2, 3-3 वीडियो मैं तो बना दूंगा, बट बच्चों के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनके पास खाली बायो नहीं है, बाकी और भी सब्जेक्ट है। एंड मनीष सर ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब ये जो पेपर का टाइम है ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, कैसे भी करो बट इसे कंप्लीट करो, चाहे 3 घंटे पढ़ाओ, चाहे 4 घंटे पढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो बट इसे पूरा करो। सो मैं मजबूर हूँ, दिन के 2-3 वीडियो मुझे भेजने पड़ रहे हैं सो दैट कि मैं टाइम रहते कंप्लीट कर सकूँ सिलेबस को। एंड कुछ आपके डाउट्स आए, जैसे कि मुझे रोनित ने एपिस्टेटिस भेजा जो आपके 10th लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट अगर डाउट पूछा है तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि मुझे प्लीज़ आप ऐसे अपने डाउट भेज दीजिएगा। मैं सैटरडे को मॉर्निंग में 8 AM एंड मैं संडे को 1 या 2 घंटे की और लाइव क्लास लूँगा सो दैट कि आपके जो डाउट रह जाते हैं मैं उनको लाइव क्लास में आपका टैकल कर लूँ वहाँ पे। तो आपके जो भी डाउट है प्लीज़ आप उन डाउट्स को मेरे पास भेजो, जैसे कि मैं आपको लाइव क्लास में अभी एपिस्टेटिस के बारे में बता दूंगा। हीमोफीलिया का जेनेटिक क्रॉस पूछा मुझसे रोनित ने, तो मैं उसे भी लाइव क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो चीज़ें आपको लाइव क्लास के लिए मैं पेंडिंग रख लेता हूँ। फिलहाल हम अपने इवोल्यूशन के टॉपिक को चला रखा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एक तो प्लीज़ 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 वीडियो आपको कंप्लीट करने हैं कैसे भी करके, एंड सेकेंड थिंग डाउट अपने भेजो मैं ताकि उनको लाइव क्लास में एक एक बच्चे के डाउट को ले सकूँ बेटा। आई नीड योर फुल कोऑपरेशन, क्योंकि एक वीक में इन चैप्टर्स को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बट अगर ये पॉसिबल होगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल कोऑपरेशन कि आप कितना अच्छा मुझसे कोऑपरेट कर पाते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, थोड़ा सा और अच्छे की जरूरत है एंड आई नो आप लोग करेंगे। आपने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है और आप अब भी करके दिखाओगे, आई नो दैट। एंड थैंक यू इन द एडवांस कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं अभी तक। चलिएगा, थैंक यू बेटा जी। अब अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे आपके साथ? आपने बेटा जी लास्ट वीडियो में एविडेंसेस की बात की, जिस एविडेंसेस में आपने बेटा जी बातें की अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन, about the analogous organ, about the vestigial organ, about the biochemical similarity among the different organisms, and अपने बातें की बेटा जी about the embryological evidence। एक सबसे जबरदस्त जो एविडेंस है उस एविडेंस का नाम है बेटा जी फॉसिल स्टडी। अब फॉसिल स्टडी के लिए टेक्निकल वर्ड आता है प्लेंटोलॉजी। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, प्लेंटोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है। तो कोई पूछे तो आप ही कहोगे द स्टडी ऑफ द फॉसिल इज नोन एज प्लेंटोलॉजी। अब कोई पूछे आपसे फॉसिल्स होती क्या है, तो मैं कहूँगा कोई भी हमारे पास प्रिजर्व्ड फॉर्म में बेटा जी डेड रिमेन्स मिले या किसी पास्ट ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस मिले, जरूरी नहीं है कि हमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही मिले, हमें उसके कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं। तो मैं कहूँगा डेड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर या जो पास्ट की जो लाइफ थी उसके ट्रेसेस या उसके रिमेनिंग्स का मिलना बेटा जी क्या कहलाएगा, यहाँ पे आपके फॉसिल्स कहलाएंगे। अब सोच के देखो ये फॉसिल्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। हमें कोई फॉसिल मिला, हम उसकी बेटा जी एनाटॉमी का स्टडी करेंगे और हम आज की लाइफ के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो हमें एक सीक्वेंस समझ में आएगा पास्ट में लाइफ फॉर्म कैसी थी और आज ये लाइफ फॉर्म कैसे है, तो क्या ग्रेजुअली चेंजेस आए हैं लाइफ में। हमें पूरा एक सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन समझ में आएगा, कैसे एक के बाद अगली बेटा जी ये डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स आते गए, इनके हमें लिंक दिखाई देंगे कि एक्चुअली कैसे ये चीजें आपकी इवोल्व हुई, ये इवोल्व कहाँ से हो के आया है, हमें उसके बेटा जी एविडेंसेस मिलना शुरू होंगे। मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बट मैंने फिलहाल आपके लिए कुछ वर्ड लिखे हैं बेटा जी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है बेटा जी ब्लैक बोर्ड पे, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, तो आप सिंपल सी बात में कहोगे द प्लेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल। सो द फॉसिल रिकॉर्ड इज एक्ट एज ए एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। ये एक सबूत देगा हमें कि पास्ट में लाइफ कैसी थी। जो आपने एक लाइन पढ़ी थी बेटा जी, स्पेशल क्रिएशन नाम की थ्योरी आई थी, उसमें क्या कहा गया था, ये लाइफ एज सच बनाई गई है।
ये पास्ट में भी ऐसी थी और आगे भी ऐसी रहेगी, कहा गया था ऐसा उस थ्योरी में। बट हमने कहा था कि फॉसिल की स्टडी ये बताया कि नहीं, पास्ट में लाइफ ऐसी नहीं थी, कि ये लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी बेटा जी, ये ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करती है। तो ये हमें फॉसिल तो बताएंगे। हमें सोचो किसी पास्ट लाइफ का, हमें डायनासोर, अब हमने डायनासोर को देखा ही नहीं, डायनासोर के हमें फॉसिल्स मिले ना जो ये बताते हैं कि यस पास्ट में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहता था। हमें वो बातें कहां से पता लगी है? फ्रॉम द फॉसिल्स। तो हम पास्ट कैसी लाइफ थी, उनकी कैसी एनाटॉमी थी, उनकी कैसे बेटा स्ट्रक्चर्स थे, उनके बारे में अगर कोई हमें बताता है तो कौन बताता है बेटा जी? यहाँ पे फॉसिल्स बताते हैं। हम उनकी स्टडी करते हैं यहाँ पे, वो हमें बताते हैं। तो जरा कुछ वर्ड्स को जानते हैं यहाँ पे। फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पास्ट। मतलब पुराने जो पास्ट लाइफ में डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल या कुछ ऑर्गेनिजम्स हुए हैं बेटा जी, उनकी हमें प्रिजर्व्ड फॉर्म में, मतलब बचे हुए जो एनारोबिक कंडीशन बनने की वजह से वो कंप्लीट डिग्रेड नहीं हो पाए, तो वो प्रिजर्व्ड बेटा जी रिमेन्स, या मैं कहूंगा ट्रेसेस जो मिलते हैं वो है बेटा जी यहाँ पे फॉसिल्स। पहले तो मैंने डेफिनेशन आपको बताइए फॉसिल्स क्या होते हैं, फिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ फॉसिल्स के क्या रोल है, तो उसको सुनिएगा। फॉसिल्स टेल अस व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव्ड। इस वर्ड को जरा समझ कर देखो। भाई मुझे डायनासोर मिला तो मैं उसकी लाइफ का पता लगाऊंगा। लाइफ कैसे पता लगाएंगे? मैं कार्बन डेटिंग समझाऊंगा अब इसके बाद में आपको यहाँ पे। बट एक अगर मैं उस फॉसिल की लाइफ का पता लगा लूं, उसकी लाइफ स्पैन का पता लगा लूं, उसकी एज का पता लगा लूं, तो मुझे पता लगेगा कि भाई इस स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म किस टाइम पे धरती पे रहा करते थे। मुझे सबसे पहले तो ये बात पता लगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि फॉसिल्स टेल अस व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव। ये मेरा पहला पॉइंट है जो मुझे एविडेंसेस के तौर पे पता लगेगा कि ये जो लाइफ का जो मुझे फॉसिल मिला है ना, ये कब रहा था। मैं उसकी एज पता करके पता लगाऊंगा कि कितने सालों पहले यार रहा करता था। अब उस एज कैसे पता लगाएंगे? वो चंद देर बाद आपको पता लगेगा। अगले वर्ड में आते हैं। ये हमें ये भी बताएगा बेटा जी यहाँ पे, प्रोवाइड एविडेंसेस ऑफ द प्रोग्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ग्रेजुअली चेंजेस क्या क्या हुए हैं, कैसे कैसे चीजें बदलती गई हैं, ये हमें उसके सीक्वेंस के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊं तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बेटा जी, आर्चियोपेट्रिक्स। ये एक एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं उस एग्जाम्पल को उठा रहा हूं यहाँ। आप अगर इसके फॉसिल्स को देखोगे तो आपको क्या पता लगता है, इसमें बेटा जी 2 डिफरेंट एनिमल्स के कैरेक्टर, इसमें बेटा जी रेप्टाइल के कैरेक्टर भी हैं, तो बेटा जिसमें बर्ड्स के भी कैरेक्टर। तो मैं कहूंगा आर्चियोपेट्रिक्स इज द मिसिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड। अब ये बर्ड कैसे इवॉल्व हो किया है, ये मुझे उसका एविडेंस दे रहा है बेटा जी। इस आर्चियोपेट्रिक्स को आप देखोगे तो बेटा जी यहाँ पे इसके बीक है, बट उसमें बेटा जी साथ में क्या है, टीथ प्रेजेंट है। इसके टेल है, इसके टेल है, टेल का रेप्टाइल का कैरेक्टर में कहूंगा, इसके टेल है। इसके बेटा जी इनका जो बोन्स होती है प्यूरोमेटिक बोन्स है, इसमें विंग्स प्रेजेंट है। मैं कहूंगा इसमें बर्ड्स एज वेल एज रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टर है बेटा जी। इट्स ए कनेक्टिंग लिंक, नॉट ए कनेक्टिंग लिंक, मैं कहूंगा इट्स ए मिसिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स। इट कनेक्ट और इट टेल्स अस हाउ द बर्ड्स इवॉल्व, कैसे वो इवॉल्व हुए। तो ये बताता है कि बर्ड्स के जो एंसेस्टर है वो कौन है, रेप्टाइल है। ये हमें उस प्रोग्रेशन के बारे में, उस इवोल्यूशन के बारे में जो धरती पे घटित हुआ है, ये हमें उसके बारे में एविडेंस दे रहा है बेटा जी। गंभीरता से मेरे वर्ड को सुन लो बेटा जी, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रियांशु, आर्कियोपेट्रिक्स एक फॉसिल है जो हमें मिला, जिसको हमने जब स्टडी किया तो हमने क्या देखा, इस फॉसिल में तो वो कैरेक्टर हैं जो बर्ड्स के साथ भी मैच होते हैं और रेप्टाइल के साथ भी मैच होते हैं। हमें ये कनेक्ट करता है कि रेप्टाइल और बर्ड्स कनेक्टेड हैं और रेप्टाइल से ही बर्ड इवॉल्व हो किए हैं। ये कैरेक्टर हमें यहाँ पे समझ में आते हैं। तो जो मैंने ये लाइन लिखी है ना कि भैया जी यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर में क्या इवोल्यूशन हुआ है प्रोग्रेसिवली, उसके बारे में एविडेंस देते हैं कौन बेटा, फॉसिल। तो मैं वो एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ बेटा जी। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको यहाँ पे, इस्थियोस्टेगा। ये बेटा जी एविडेंस, किन के बीच का एविडेंस, तो मैं कहूंगा बेटा जी
एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच का एविडेंस है बेटा जी। किनके बीच का बेटा जी? यहाँ पे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच का बेटा जी एविडेंस देने का काम करता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आप चाहे इस पे ध्यान दो चाहे मत दो, बट आपको ध्यान देना है बेटा जी आपके पैटर्न में, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। एंड एक वर्ड को याद रखो, मैं इसका नाम दे रहा हूं, इट्स मिसिंग लिंक, बिकॉज आज ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। मैं आगे जाके टॉपिक पढ़ाऊंगा कनेक्टिंग लिंक, तो मैं वो कहूंगा वो एनिमल्स की बात होगी, उनकी बातें होंगी जो आज भी प्रेजेंट है, दे आर नॉट फॉसिल। मैं यहाँ फॉसिल में एग्जांपल दे रहा हूं आपको आर्कियोपेट्रिक्स का बेटा। इट्स ए मिसिंग लिंक, इट्स ए लिंक जो कनेक्ट करते हैं रेप्टाइल को बर्ड्स पर, इट्स ए फॉसिल जो हमें मिला है बेटा जी। ओके, अब जो मैंने पहली लाइन बोली बेटा जी कि ये बताती वो ऑर्गेनिज्म कब रहता था, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं कहूंगा बेटा जी हमें पता लग जाएगा अगर हम उसकी एज का पता लगा लें। अब पॉइंट आता है, सर हम एक फॉसिल की एज का पता कैसे लगाएं? तो मैं कहूंगा बेटा फॉसिल की एज का पता लगाने का तरीका है कार्बन डेटिंग। उसका तरीका है बेटा जी कार्बन डेटिंग। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ऋषिता गुड़िया, बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। केशिका गुड़िया आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कहां पे गलतियां हो रही है देखिएगा खुद को, और थोड़ा अपनी प्रोग्रेशन को थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा। मैं रिजल्ट एनालाइज कर रहा था आपका, तो मैं देख रहा था आपके थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। हाँ जी रोनित जी, चलेगा, बात करते हैं इसके ऊपर। कार्बन डेटिंग क्या करें इसके बारे में बातें? हम ये कहते हैं कार्बन के नेचर में दो प्रकार के आइसोटोप, एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे C12 और एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे C14। एंड C14 जो है बेटा जी इट्स ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और अच्छा वर्ड की बात करते हैं, C14 एक ऐसा आइसोटोप है बेटा जी जो अनस्टेबल, और ये कन्वर्ट इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई थ्रू कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन। लगातार बेटा जी डिग्रेड होते होते ये स्टेबल के अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, डिग्रेड होते होते लगातार स्टेबल में कन्वर्ट होता है, बट C12 स्टेबल है बेटा। इन चीजों को समझना जरूरी है बेटा। अब C14 की रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मिश्रा सर से इसके बारे में और बातें कर लोगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है, रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ क्या होते हैं, तो आपको और अच्छा बता पाएंगे। मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा वो आपसे कुछ बता देंगे इनके बारे में, बट आप भी उन सर से बोल सकते हो सर रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ के बारे में क्या होता है, तो वो शायद आपको और अच्छा बता पाएंगे। केमिस्ट्री के टीचर है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट मेरे जितना मेरे से हो पाएगा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो कार्बन डेटिंग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन के आइसोटॉप्स का यूज करते हैं बेटा। जो C14 है बेटा जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो अनस्टेबल और एक कन्वर्ट होता है स्टेबल एलिमेंट के अंदर बेटा जी, और ये इसका अपने एक हाफ लाइफ का मतलब है कि हाफ अमाउंट ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप गेट कन्वर्टेड टू द स्टेबल। तो ये आधा डिग्रेडेशन में कितना टाइम लेता है, मतलब जो भी उसका अमाउंट है उसका आधे होने में उसने कितना टाइम लिया, हम उस टाइम को बोलते हैं बेटा जो उसका हाफ लाइफ होता है। और इसकी हाफ लाइफ होती है बेटा जी यहाँ पे 5, 7, 30 ईयर्स। तो इतने साल में जो भी उसका अमाउंट है बेटा जी वो उसका आधा हो जाता है। पहले आप C14 के बारे में समझिएगा बात। अब आज की बात C12 के बारे में, ये तो स्टेबल है। अब पॉइंट को समझते हैं। नेचर के अंदर बेटा C12 भी है तो नेचर में C14 भी है, तो इसका मतलब नेचर में दो प्रकार का CO2 है बेटा जी। एक CO2 ऐसा है और एक CO2 ऐसा है बेटा, और इन दोनों का अपना नेचर में फिक्स्ड रेशियो। नमन, इनका बेटा जी एक फिक्स्ड रेशियो है नेचर के अंदर बेटा जी। सुनील बेटा अब प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, बेटा प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस।
अदिति गुड़िया प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए CO2 को क्या करते हैं बेटा, फिक्स करते हैं। तो अब वो इस CO2 को भी लेगा, इस CO2 को लेगा, जिस रेशियो में अवेलेबल होगी। तो मैं कहूंगा इसका मतलब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एक प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता है जिसमें C12 वाला कार्बन गया, और ऐसा भी ग्लूकोज बनता है जिसमें C12 भी गया। तो दो तरह के ग्लूकोज बन रहे, एक ऐसा ग्लूकोज जहां पे C12 आइसोटोप है, एक ऐसा ग्लूकोज जहां पे C14 आइसोटोप है। तो दो तरह के वहां पे ग्लूकोज भी बन रहे। अब सोचिएगा ये प्लांट की डेथ हो गई, इस प्लांट की प्रेजेंस में डेथ हो गई। इस प्लांट में दो प्रकार के ग्लूकोज है जिनमें दो डिफरेंट टाइप के बेटा जी यहाँ पे कार्बन बैठे हुए। एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको चीजें, तो अब एक बात को समझ के देखो बेटा। सर ये प्लांट पड़ा हुआ है, ये सर इसका रिमेनिंग्स बचा, उस रिमेनिंग्स के अंदर कार्बन बैठा हुआ है। तो सर ये वाला तो जितना है इतना का इतना ही रहेगा, बट ये वाला ग्रेजुअली अपने अमाउंट को क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि ये बना है C14 से, ये बना है अनस्टेबल वाले से। और यहाँ पे अगर सर कार्बन अपने आप को डिग्रेड करेगा तो मैं कहूंगा लगातार इस ग्लूकोज का अमाउंट ग्रेजुअली क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं ये देखूं उस जो फॉसिल मुझे मिला, उस फॉसिल में C12 और C14 का मैं रेशियो चेक करूंगा बेटा जी, और मैं उस रेशियो को बेटा जी इस इन्वायरमेंट के रेशियो के साथ बेटा जी यहाँ पे कंपेयर करूंगा। जो इन्वायरमेंट में जो रेशियो है मैं उस रेशियो के साथ में उस फॉसिल के अंदर जो C12 14 मिला मैं उसके साथ उसे कंपेयर करूंगा। तो अब सोच के देखो, यहाँ तो ये लगातार एक फिक्स अमाउंट में बना हुआ है बेटा जी यहाँ पे, बट यहाँ पे सोच के देखो बेटा जी, ये जो C14 था ये प्लांट के अंदर बना था, C12 प्लांट बना था, अब ये प्लांट की डेथ हो गई ऋषि का। इसका मतलब अब फर्दर ग्लूकोज तो बनना बंद हो गया, अब जो कुछ हो वैसा का वैसा रहेगा बेटा जी। अब ये वाला डिग्रेड होगा नहीं, ये तो फिक्स रहेगा यहाँ पे, कत्ता नहीं गुड़िया, बट ये वाला तो लगातार अपने आप को क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पे डिग्रेड कर रहा है। मतलब इसका अमाउंट लगातार क्या होगा किसी का बेटा जी, चेंज होगा। और इसी तरह गुड़िया इसका लगातार अमाउंट अगर डिग्रेड होगा ये बेटा जी टूटता हुआ चला जाएगा, इसका मतलब ये अमाउंट लगातार कम होता जाएगा। तो मतलब ये रेशियो यहाँ पे इस रेशियो से क्या करने वाला है बेटा जी, डिफर करने वाला है। अब मुझे ये पता है ये जो 100% बेटा जी यहाँ पे जो C14 था उससे अगर वो आधा डिग्रेड हो गया तो उसमें टाइम कितना लगता है, 5730 ईयर्स। तो मैं देख लूंगा ये रेशियो जो आया है वो कितना चेंज हुआ है, तो उस रेशियो को चेंज होने में कितने साल लगे होंगे मुझे पता लग जाएगा बेटा जी। बट कंपेयरिंग द रेशियो इन द फॉसिल एंड इन द नेचर, मैं उनके साथ कंपेयर करके बता दूंगा कि एक्चुअल अप्रोक्सीमेट इसकी ये एज है और इस फॉसिल को इतना टाइम लगा है। मैं अगर उसमें कंपैरिजन कर लेता हूँ इन रेशियो का बेटा। आई होप आपके दिमाग में मेरी बात स्ट्राइक की गई होगी। कहानी मैंने यहाँ से सर समझाई है बेटा जी कि C12 भी है तो C14 भी है, ये अनस्टेबल है ये स्टेबल है। प्लांट जब ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 दोनों तरह के ले रहा है बेटा जी, तो दो तरह के ग्लूकोज बन रहे हैं। ये वाला ग्लूकोज जो बन गया वो फिक्स है बेटा जी, बट ये तो ग्रेजुअली चेंज होगा, डिक्रीज होगा, डिग्रेड होगा इनटू द स्टेबल। तो अब ये लगातार अगर कम होता जाएगा तो ये रेशियो बेटा जी चेंज होगा। मैं इस रेशियो को कंपैरिजन करूंगा और मैं फिर बताऊंगा बेटा जी यहाँ पे कि कितना एक्चुअली इसमें यहाँ पे डिफरेंस आया जो है रेशियो में, उस डिफरेंस को आने में कितने साल लग गए होंगे वो हमें पता लगेगा बेटा जी। इस मेथड को बोलते हैं कार्बन डेटिंग and it is the way to find out the age of the fossil। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए which method is used to find out the age of the fossil, तो आप बताएंगे कार्बन डेटिंग। ये तो मैंने तरीका आपको समझाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। चलेगा बच्चा, ये एक बात हो गई आपके लिए। फोसिल्स के बारे में बात, आपको फोसिल्स अच्छे से पढ़ने बेटा जी यहाँ पे, और अपनी बुक से पढ़ के देखो कोई दिक्कत है मुझसे पूछना। हमें बेटा जी बातें करता हूँ यहाँ पे आपसे अबाउट द कनेक्टिंग लिंक के बारे में। ये क्या बोलते हैं, तो मैं इनके बारे में आपसे कहूंगा।
मिसिंग लिंक वो थे जो हमें फोसिल्स मिले हैं जो आज प्रेजेंट नहीं है, बट कनेक्टिंग लिंक वो है जो आज भी प्रेजेंट है, जो लिविंग है और जो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैं सबसे पहला एग्जांपल लूंगा बेटा जी वायरस। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि बीच का अगर कोई लिंक है तो वो है बेटा जी वायरस। आपको पता है इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें प्रोटीन होता है और ये सेल के बाहर इनर्ट पोजीशन में होता है। इसका स्ट्रक्चर हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, ये नॉन लिविंग है, इसमें मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है, बट जब इस सेल में एंटर करता है ना तो बिहेव लाइक ए लिविंग एंटिटी। और ये बेटा जी यहाँ पे अपने नंबर को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है और होस्ट में इन्फेक्शन कोज करता है, ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। सेकेंड बेटा जी यूग्लिना, it's a connecting link between the plant and animal। ऐसे कुछ आपका एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट कि आपको बाई चांस पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है उसे टिक कर लो बेटा। थर्ड है बेटा जी नियोप्लेना, it's a connecting link between the annelida and mollusca, मोलस्का के बीच का। अगला एग्जाम्पल दूंगा आपको पेरिपेक्टस। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था आपके एनटीएससी में, नॉट फाइनल एनटीएससी में, जो आपके आरपीएस के एनटीएससी होता है उसके अंदर। तो प्लीज ये एग्जांपल याद रखना है बेटा जी। इट्स ए कनेक्टिंग बिटवीन द annelida एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का ये बेटा जी आपका कनेक्टिंग लिंक है। मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं यहाँ पे, प्लेनोग्लोकस, प्लेनोग्लोसा। हाँ बेटा जी यहाँ पे प्लेनोग्लोसस है। इट्स कनेक्टिंग बिटवीन द नॉन कोडेड एंड कोडेड। आपको पता होगा बेटा जी ये आता है हेमिकोडेटा ग्रुप। ये एग्जांपल है आपके लिए। एक आपने फिश का नाम सुना होगा चाइमेरिया, चाइमेरा एक फिश है बेटा जी, कनेक्टिंग बिटवीन द कार्टिलेजियस एंड बोनी फिश। ये एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। एक एग्जांपल और लिख देते हैं बेटा जी, ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। डक बिल्ड, नाम बेटा जी डक बिल्ड प्लेक्टिपस। एंड एक और नाम याद रखना बेटा जी, स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर, कनेक्टिंग बिटवीन द reptiles and mammals। ये है बेटा जी वो है आपकी एग लिंग मैमल्स में आते हैं आपके यहाँ पे, और रेप्टाइल और मैमल्स को बेटा जी कनेक्ट करते हैं आपस में। अब देखो ऐसे बेटा जी बहुत सारे हर एक फाइलम के एनिमल में कनेक्ट करते हैं। अब इतने सारे आपसे याद नहीं हो पाएंगे, बट मैं आपसे कहूंगा ये मैंने कुछ वो दिए जो बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के हैं या जिनमें मेनली क्वेश्चन बन जाता है बड़े, तो इनको आपको कुछ एक एग्जाम्पल को याद रखना है। ऐसे तो बहुत सारे कनेक्टेड लिंक है तो आप कितने याद रखोगे, तो बट इनको कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं सो दैट कि अगर बाई चांस पेपर में आए तो आप उसे टिक कर पाएं कि कौन सी चीज़ें हैं। तो कुछ ज़्यादा ही साथ ही मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, बट ये आपको करने हैं बेटा, ये बातें हो गई। तो कनेक्टिंग लिंक भी एविडेंस है बेटा जी अबाउट द एवोल्यूशन। तो अपना प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस हो गया, ये चौथा एविडेंस था कि कनेक्टिंग लिंक बेटा जी आता है। तो अब मैं 8वें एविडेंस पे आता हूँ, और 8वां एविडेंस है बेटा जी यहाँ पे एटाविज्म। अब ये क्या होता है?
रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्टर कैरेक्टर, रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्टर कैरेक्टर। जैसे कि आप लोग घर पे ट्राई करना, कुछ बच्चों में ऐसे मैं काफ़ी सालों से देखता हूँ, हर बार ये एग्जाम्पल क्लास में देता हूँ कि कुछ बच्चों में फीचर्स होते हैं कि अपने कान को हिला सकते हैं, ऐसे हाथों से नहीं, तो ऐसे करेंगे तो उनके कान हिलेंगे। मेरे नहीं हिलते, पर हम आपको हिला के दिखा देता। बट कुछ लोग ऐसे होते जो अपने कान को हिला देते, कि हमारे एंसेस्टर कैरेक्टर थे कि वो अपने कानों को ईजिली हिलाते थे, तो ऐसे जोर जोर से तो नहीं, बट ये सुन के कान वो हिला पाते हैं। आप लोग घर पे ट्राई करना, किसी के पास हो सकता है कैरेक्टर हो, तो मैं कहूँगा ये वन ऑफ द एटाविजन है बेटा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनकी पूंछ आ जाए, तो मैं कहूँगा कॉक्सीटेल, जो कि एक्चुअली आपके यहाँ पे जो उसकी अलग अलग हड्डियाँ थी बेटा, जो सबके सब आपके मिक्सअप होकर यहाँ पे एक ही बोन बन गई, वो अलग सेपरेट हो जाए वापस से, तो कई लोगों की पूंछ आ जाती है। मैं कहूँगा वो क्या है बेटा जी, आपका रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्टर कैरेक्टर है, कि अब किसी आदमी के पुराना कोई कैरेक्टर वापस से रीअपियर हो जाए, तो इसके होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एटाविजन। अब सोचिएगा, हमारे अंदर कुछ हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर्स आ गए, तो मतलब वो कैरेक्टर हमारे पास आज हैं, बट वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं हो रहे, बट अगर वो हमारे अंदर आ जाए तो ये हमें एक प्रूफ देने का काम करता है कि यस, ये हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर आज उनके कैरेक्टर को वापस से रीअपियर हो रहे हैं बॉडी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा होता है ऋषि का, बट कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एटाविजन। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जिनके बारे में मैंने बेटा जी आप लोगों से बात कर ली। अब एक छोटा सा मैं आपको नाम और देता हूँ यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में, वो आ जाता है कई बार पेपर के अंदर, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। इसका मतलब होता है बेटा जी इवोल्यूशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, इवोल्यूशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन के द्वारा अगर वो इवोल्यूशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। जैसे कि आप खेतों के अंदर बेटा जी डीडीटी का स्प्रे करते हो, आप खेतों के अंदर बेटा जी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हो, इंसेक्टिसाइड, आप बेटा जी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हो। अब एक सोचने वाली बात है प्रियंशु बेटा, यहाँ पे रोनित, एक सोचने वाली बात है कि भाई आप उन इंसेक्ट्स पे लगातार इंसेक्टिसाइड का हमला कर रहे हो, तो अब उसको अगर लगातार आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जहां पे आप लगातार एक इंसेक्टिसाइड के पॉइजन को यूज कर रहे हो, और अगर उसके जीनोम में चेंज हो जाए और वो इससे फाइट करने की एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप कर ले, तो मैं कहूँगा एक ऐसा इंसेक्ट डेवलप हो गया जो अब उस इंसेक्टिसाइड से इजिली फाइट कर सकता है और वो मरता नहीं है। तो अब जो रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप होती है, ये किसकी वजह से हुई? बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड। आपने एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर दी नेचर में जो उनके प्रति रेजिस्टेंस है। अगर नेचर में ह्यूमन इस इंसेक्टिसाइड का यूज ही ना करता तो ऐसी वैरायटी कभी डेवलप ही ना होती। आपने देखा होगा कि मच्छर को मारने के लिए हम बेटा जी यहाँ पे डीडीटी का स्प्रे करते थे, अब मच्छर डीडीटी से नहीं मरती। क्यों? क्योंकि अब मॉस्किटो में वो रेजिस्टेंस पावर आ गई है टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डीडीटी। तो ये जो रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप हो रही है, या हम ये कहते हैं कि हम डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक देते हैं टू गेट कम ओवर द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ऊपर आने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया अब उस एंटीबायोटिक से मरेगा, तो बैक्टीरिया अपने आप को इवोल्व कर रहा है। नेचर में कंपटीशन चल रहा है बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक में, और बैक्टीरिया उसके प्रति अपने आप को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। अगर हम वो यूज ही ना करते, उसे किल करने के लिए हम उसे नेचर में प्रोवाइड ही ना करते, तो कभी वैरायटी डेवलप ही ना होती बेटा। तो मैं कहूँगा ऐसी कुछ वैरायटी जो ह्यूमन की किसी चीज को यूज करने की वजह से डेवलप हो गई, मैं कहूँगा इन सब के पीछे अगर लॉजिक है तो है ह्यूमन का उन चीजों को यूज करना। तो मैं कहूँगा इट्स एग्जांपल ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन बेटा एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल आता है 12th क्लास में, जो मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ाऊंगा बेटा, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो मोथ थे वो बेटा जी लाइट कलर के थे, फिर वो डार्क कलर के बन गए। तो वो मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन में बताऊंगा कि एक स्पीसीज अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नेचर सिलेक्ट करता है, वो डायरेक्शनल वे में आगे बढ़ता है। तो मैं अभी नहीं बता के आपको वहाँ बताऊंगा, बट वो भी एक ह्यूमन के द्वारा ही बदला हुआ है, जिसकी बातें हम आपके साथ करेंगे।
तो इस लेक्चर में बेटा जी मेरे जो भी एविडेंसेस थे जो मुझे लगता है आपके लिए जानना थोड़ा जरूरी था, मैंने वो एविडेंसेस बेटा जी खत्म कर दी। अब मैं नेक्स्ट क्लास से बेटा जी टॉपिक शुरू करूंगा आपका यहाँ पे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन और द थ्योरीज बिहाइंड द इवोल्यूशन, जब मैं बातें करूंगा आपसे लामार्क की और मैं बातें करूंगा बेटा जी डार्विन के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे कहा कि इवोल्यूशन कैसे होता है, मैं उनकी बात करूंगा जहाँ पे मैं वर्ड पढ़ाऊंगा आपको बेटा जी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो ये सब कुछ था बेटा जी इस वीडियो में। आई होप आप लोग इसे टाइम टू टाइम देख रहे होंगे और जो भी डाउट आते हैं बेटा जी प्लीज उसे मुझे बताइएगा सो दैट कि मैं आपके डाउट भी ले सकूँ। चलिएगा, थैंक यू बेटा।